मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक अच्छे घर में रहते हैं, जिस घर की एक्चुअल कीमत समझ लीजिए लाख रुपए है जी, लाख रुपए गज समझ लीजिए, और आपके पास 200 गज का प्लॉट है, ठीक है। तो वो कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई जी। लेकिन समय बुरा चल रहा है, सामने की सड़क खुदी हुई है, इधर उधर से कुछ फैक्ट्रियां हैं जो आपको धुआं भेजती हुई देखती हैं जी। वहाँ पे अब कोई आदमी आपको आके कहता है कि जी भाई मेरे हिसाब से तो मैं आपको 60,000 रुपये दे सकते। तो जो 60,000 रुपये है वो आज का रेट है बैंक जी। का, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो है लाख रुपए। बुक वैल्यू के नीचे कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पिछले 8-7 साल में आपने वहाँ पर एनपीएस की परेशानी आते हुए देखी। आपने नए नए क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज को देखा जो लोन नहीं चुका रहे थे। आपने एक्सपेंशन बंद होते हुए देखा, लोगों को ब्याज ना देने से जो अंदर का गंद था बैलेंस शीट का वो उभरते हुए देखा। तो उससे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने वैल्यू के नीचे चले। और अब पिछले 3-4 साल में आप खुद ही देख रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग एक्ट के तहत एनएलसीटी से, एनसीएलटी से, आईबीए से बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आपने सफाया होते हुए देखा है, और उससे बैलेंस शीट्स आपको हल्की, चुस्त दुरुस्त और हरे निशान में आती हुई दिखी हैं। और बहुत सारे बैंक्स अब डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक अपटर्न आ रहा है जी। अगर आपको 2000 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे, अगर एसबीआई और इस तरह के बैंकों को छोड़ दें तो सब में एक नेगेटिव निशान लगाए, मतलब ये सबके सब अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे हैं और इतनी गुंजाइश इनमें अभी भी बाकी है। ये माना जाता है कि अगर आपका बैंक फुली वैल्यूड है तो आपकी बुक का जो प्राइस है वो आपके करंट मार्केट प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो ये एक यूं समझिए तराजू है। एक वो जो हम लोग कहते हैं ना कि एक भाई आशंकित क्या प्राइस होना चाहिए, तो बुक के ऊपर होना चाहिए। अच्छे बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, वो मल्टीपल टाइम्स बुक वैल्यू चलते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक आपको 1700 रुपए के आसपास चल रहा है तो उसकी बुक वैल्यू 500-700 रुपए है। तो आप देखिए कि कितना स्विंग है। एक तरफ 50% नीचे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन एवरेज अपने बुक के नीचे चल रहे हैं और एक तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना बुक के चल रहे हैं। तो ये अंतर है और ये क्वालिटी का अंतर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनमें भी समस्याएं अब काफी हद तक दूर हो गई है, तो इनके अंदर भी वो गुंजाइश बनती है कि एक दिन हम इनको यहाँ पे देखें। अच्छा, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम सब जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाईस पे जी, लेकिन एसबीआई के अलावा कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा नहीं है जो अपने रिकॉर्ड हाई के मतलब करीब भी हो जी, मील मील भर दूर है। रिकॉर्ड हाई 225, काउंटर 25 है। तो ये श्रिंक हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन पीएसयूज का, पीएसयू बैंक्स का, खासकर पिछले 10-12 साल में। और अब यहाँ पर आपको हरी लहर इसलिए आती हुई दिख रही है क्योंकि जो और बाजार है वो ओवर वैल्यूड होता जा रहा है धीरे धीरे। तो कहाँ पर आपको रिलेटिव वैल्यू दिखेगी? तो जो अक्लमंद खिलाड़ी है वो ऊपर बेच देता है और उस जगह आता है जहाँ पर उसको वैल्यू दिखती है। तो क्या हमारे जो निवेशक हैं वो भी इसमें वैल्यू देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 बैंक्स पर फोकस करें, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि कैनरा बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आपको डीप वैल्यू मिलती है अभी भी। और बहुत सारे सरकारी बैंक्स ऐसे हैं, जैसे विपिन जी, एक अहम पड़ाव, एक ऐसा पायदान हमारे बाजार में आया पिछले समझिए कि 1 महीने में एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया। एक भी आवाज आपको ऐसी नहीं निकली कि यूनियन की तरफ से आवाज आती है, ऑपोजिशन की तरफ से आवाज आई हो कि भाई ये बड़ा गलत, ये नहीं होना चाहिए। फिर मूडीज की रेटिंग अपग्रेड हुआ। इन 2 अहम पायदानों के ऊपर बाजार उठा और उसने एक छलांग ऊपर की तरफ मारी। ये जो प्राइवेटाइजेशन एयर इंडिया का हुआ है, अगर एक सरकारी बैंक प्राइवेटाइज हो जाए जी, जो कि पहल चल रही है, राइट, अगर ये मंजर मोदी सरकार अचीव कर लेती है तो यहाँ से जो आप रैली देख रहे हैं ना, ये अचंभित कर देगी, राइट, क्योंकि इतनी डीप वैल्यू है
कि आप सोच नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए हम लोग बम्बई शहर में बैठे हैं और आप रियल एस्टेट के पार्क ही हैं, नेपियन सी रोड पर आपको 1000 गज का प्लॉट अगर मिले, समझिए मुलुंड के लैंड रेट्स पे, तो आप क्या कीजिए? प्यारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ बेच के वो खरीद लेंगे। एक दिन ये आएगा अगले 6 महीने में, साल भर में, कि एक बैंक प्राइवेटाइज हो जाए। ओके, और उसके उस बाद दिन आप देखेंगे कि क्या रैली। क्या बात है। तो ये आई थिंक समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। नज़र रखिए, यहाँ पर इतनी डिटेल बात हो गई। आप 2-3 बैंक्स के भी नाम आ गए कि कहाँ आपको वैल्यू है और कहाँ वहाँ पर आपको और वैल्यू बनती हुई दिखाई देगी। तो नज़र रखना है और प्राइवेटाइजेशन का इंतज़ार करना। और जो उदाहरण है कि हमने एयर इंडिया की चीज़ होती हुई देखी या फिर हमने मूडीज़ की री रेटिंग होती हुई देखी, वैसा ही यहाँ पे भी पूरा सेक्टर री रेट होता हुआ नज़र आएगा। और ये बस नज़र का कमाल है कि आप धैर्य बना के उसमें रखें। और जी एक बात मैं और विपिन जी कहना चाहता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में एसबीआई की एक अहमियत है, एक पैंठ है जो कि ये कहती है कि हमारा जो विशालकाय अर्थव्यवस्था है, जिसको $5 ट्रिलियन आंका जाता है कुछ सालों में, या अभी भी $3 ट्रिलियन के पास है। बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अर्थव्यवस्था के चक्के को चलाती है, उसको चुस्त दुरुस्त स्पीड में रखती है। एसबीआई समूह हमारे अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा कंट्रोल करता है बैंकिंग स्पेस का। ओके। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग स्पेस को 10% कंट्रोल करता है। और आप समझिए एचडीएफसी बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें आप सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जोड़ दीजिए एसबीआई को जोड़ के, तो भी एचडीएफसी बैंक की ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी बाजार में, ये मैं नहीं कह रहा कि बाजार एचडीएफसी बैंक को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार पीएसयू बैंक्स को बहुत कम तवज्जो दे रहा है। इसीलिए हम हमेशा बाजार में रिलेटिव वैल्यू देखते हैं कि सोने और डायमंड का क्या भाव है और लोहे का क्या भाव है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन अगर आप इस बात को तो समझ गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसमें बड़ी भारी माथापच्ची है, इतना कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन फॉलो करेगा, तो उसका भी एक उपाय है और वो है म्यूचुअल फंड, राइट? बिल्कुल। तो पीएसयू बैंकों की अगर आने वाली इस चीज़ का, इस भविष्य का आपको भी फ्यूचर लगता है और उसका फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं, तो कैसे म्यूचुअल फंड के रास्ते से वो होगा जहां पर नो टेंशन गेम है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। मार्केट में हमें कब शेयर बेचना, कब खरीदना, ये हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। इससे आसानी से बचने का उपाय जो है वो मैंने सर्च किया। एक किताब आई है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, जिसके राइटर हैं शिवराज माथुरे। इसमें किसी भी तरीके की किसी फाइनेंस की पढ़ाई के बिना सिर्फ लॉजिक के बेस पर करोड़ों कमाना सिखाया है। ये किताब मैंने भी पढ़ी, मुझे ये जबरदस्त लगी। आपको भी ये जरूर पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ 49 रुपीज की है, अमेजोन पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये एक ई बुक है जिसे हम फोन पर भी पढ़ सकते हैं, या फिर किताब का नाम या फिर लेखक का नाम अमेजोन पर सर्च कर सकते हैं। इस बुक की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो अब पीएसयू बैंकिंग में आने वाले समय के लिए जो एक एंटीसिपेशन है कि चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, तो उसका फायदा उठाने का म्यूचुअल फंड का रास्ता वो आप हमें समझाएंगे। तो विपिन जी, पिछले 1 घंटे में और अच्छी खबरें पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपको आती हुई दिख रही हैं, और इसमें यह है कि जो हमने आपको आंकड़े तब दिखाए थे उससे ज़्यादा आपको फिलहाल मुनाफा, माफ़ कीजिए, प्रतिशत राइज आता हुआ दिख रहा है फिलहाल निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। तो तेज़ी और बढ़ती हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर है, आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया 3.25% ऊपर है, और इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अब आप 7.5% की वृद्धि देख रहे हैं। ये सारे काउंटर्स अच्छी तरीके से तेज़ी में चहकते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शानदार नतीजे, ओके, और आईडीबीआई बैंक के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। क्या बात है। तो वो जिसकी हम जिक्र कर रहे थे सुबह कि अभी इनकी जितनी वैल्यू है या इनकी जितनी क्षमताएं हैं वहां से ये काफ़ी नीचे हैं, लेकिन जब ये दिखाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म में बाजार आपको सेंटिमेंट पर चलता हुआ दिखता है कि भाई आज मेरा मन उचाट है, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या आज बिकवाली है तो मैं आज खरीदूंगा नहीं, या आज तेजी है तो मैं आज ही खरीदूंगा, इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा मध्य अवधि में देखें, जैसे 1 हफ्ता,
2 महीना 3 महीना वो लिक्विडिटी पे बाजार चलता है। अगर पैसा आता रहेगा तो बाजार चलता रहेगा, पैसा निकलता रहेगा तो बाजार निचुड़ जाएगा। और लंबी अवधि में सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पे चलता है जी। तो अब अर्निंग्स आपको आती हुई दिख रही है पीएसयू बैंकिंग महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आज नतीजे आए और यहाँ पर आपको दूसरी तिमाही का मुनाफा डबल होता हुआ दिखा 260 करोड़। क्या बात है। और ये तेजी इसीलिए जहां पूरा बाजार लाल में या सुस्ती के मूड में, लेकिन पीएसयू बैंक्स इंडेक्स या कह लें बैंकिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा करता है। अब रही बात कि ये तो हो गया सीधा तरीका, लेकिन जहां हम थोड़ा वो तरीके की बात करते हैं जहां आपका टेंशन काफ़ी कम हो, चैन की नींद आए, तो वो है म्यूचुअल फंड का जरिया। तो सर अगर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की इस रैली का या आगे चलते हुए इसकी शानदार जिस हम कल्पना कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उसके लिए क्या रास्ता है म्यूचुअल फंड के जरिए? तो विपिन जी, हमेशा की तरह आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान म्यूचुअल फंड के बाजार में मिलेगा। और आपको नहीं खरीदने 13 बैंक, आपको नहीं खरीदने 28 बैंक। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाले समय में पीएसयू बैंकिंग बास्केट आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा ब्रॉडर मार्केट को, तो एक बहुत ही अच्छा ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका नाम है निपन इंडिया ETF पीएसयू बैंकिंग 20, जो हमारे निफ्टी का पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, उसी प्रतिशत में जो 13 शेयर हैं वो आपको इस ETF में एक दाम पे मिलेंगे 30 रुपये 11 पैसे। क्या बात है। तो इसका NAV है आज की तारीख में 30 रुपये 11 पैसे। अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो 110% का, ईयर टू डेट रिटर्न की बात करें तो 57% का। लेकिन हाँ, जब से शुरुआत हुई है 2007 से, वहाँ से एवरेज रिटर्न कहेंगे कि वो 1% से नीचे है। जी हाँ, और आप देखिए 2007 में पिछले 13 साल पहले आप एक बाजार में यूफोरिया देख रहे हैं जी, जब पीएसयू बैंकिंग की लेंडिंग पीक पे थी जी। आप ध्यान दीजिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन इकोनॉमी में हो रहा था, कोई आदमी बना रहा था प्रेशर कुकर, वो डाल रहा था स्टील का प्लांट जी। ये तब टाइम था। तो रेकलेस लेंडिंग जो हुई, उसकी वजह से आपने बाजार में भी उस यूफोरिया का फायदा उठाते हुए दिखे लोग, और ये पीएसयू ETFs लॉन्च हुए। तो यहाँ पर अगर आप 2007 से अब तक देखेंगे तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ये दशक जो पिछला 10, 12, 15 साल चले पीएसयूज के लिए, वो एक वाइप आउट थे, स्लेट को क्लीन करना पड़ा। और अब आप देखिए एक साल का रिटर्न 110% है जी। ईयर टू डेट यानी कि 10 महीने का रिटर्न 57% है। तो यहाँ पर आप अपने ब्रोकर को कह सकते हैं कि भाई हर महीने जो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है, मान लीजिए लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का है, तो उसमें आपको 5 से 3%, 3 से 5% स्टेक इस ETF में लगाना है। यानी कि अगर लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो आप 3,000 रुपए या 5,000 रुपए इस ETF में लगाएं, और वो भी तोड़ तोड़ के निवेश करें, SIP के जरिए निवेश करें। अच्छा, इसकी तुलना अब अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स से करें तो वहाँ का अगर ऑल टाइम हाई देखिए तो कुछ 4,500 से ऊपर का है, जो कि अप्रैल 2011 में बना था, टू बी प्रिसाइज 4639 जी। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें आज की तारीख में, और यहाँ पर भी ईयर टू डेट रिटर्न जो है वो 116% और माफ कीजिए 61%, और एक साल का रिटर्न है 116% जी। तो वही होता है, देखिए नॉर्मली ETFs बिल्कुल मिरर करते हैं जिस भी इंडेक्स को वो ट्रैक करते हैं, और जो भी डिफरेंस होता है उसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। कम से कम ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किन्हीं कारणवश से आपको 5% 500 बेसिस पॉइंट का ट्रैकिंग एरर दिख रहा है, जो कि एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन क्या कीजिए, है आपके सामने। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से सरदर्दी मिटाना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करना चाहते, तो आपको बस और मोर इम्पॉर्टेंटली आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाइज पीएसयू बैंकिंग बास्केट अगले 2-1 साल में आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी ब्रॉडर मार्केट्स को जी। अच्छा, आउट परफॉर्मेंस नीचे की तरफ भी होता है, यानी कि निफ्टी गिरे 10% ओके, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट गिरे 4%, तो वो भी आउट परफॉर्म हुआ। तो हाँ, मतलब आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। अब वो किस तरफ से रहते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन इसने जैसे अपना हाई जो बनाया वो 2011 में बनाया, तो आज ऑलमोस्ट 10 साल बीत चुके हैं उस चीज़ को, तो अब यहाँ से वो दोबारा अग्रसर होगा उस तरफ, हो सकता है जी। एक्चुअली क्या हुआ है विपिन जी, एक हमारी अर्थव्यवस्था में एक साइकिल घूमी है ऊपर सतह की तरफ। अब आपको फैक्ट्रीज लगती हुई दिख रही हैं, चाइना +1 का समय आ गया, राइट है ना। आपने सरकार को नई फैक्ट्रीज के लिए, नई कंपनीज के लिए टैक्स के दर कम करते हुए देखा जी। इसी दौरान
पीएसयू बैंकिंग स्पेस में सारे एनपीए आपको, सारे तो नहीं लेकिन कुछ एनपीए हटते हुए दिखे हैं। सरकार एक बैड बैंक बना रही है, राइट, है ना। तो और सबसे बड़ी बात, जो 28 बैंक थे वो कंसोलिडेट होके 12 हो गए, 12 हो चुके हैं, और 12 के भी 8 रह जाएंगे जी। और एक दिन आएगा विपिन जी, जब आप और मैं ऐसे यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे, उस दिन निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 20% बढ़ा होगा, और वो दिन होगा जब एक सरकारी बैंक प्राइवेटाइज होता हुआ नजर आएगा। आज तक कोई बैंक प्राइवेटाइज नहीं हुआ, कई कंपनी सरकारी जो है प्राइवेटाइज हुई हैं, लेकिन बैंक प्राइवेटाइज नहीं हुआ। चलिए, तो इसका भी इंतजार रहेगा। और जैसा हमने कहा कि अगर इस बैंकिंग रैली का, ये जो आने वाली एंटीसिपेटेड रैली है, खासतौर पे पीएसयू बैंक्स में जहां वैल्यू वापस से क्रिएट होती हुई नजर आएगी, उसका फायदा अगर आप बिना सर्दी के उठाना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक बीज, ये एक फंड बाजार में मौजूद है, जहां पर आप और जैसा आपने कहा कि 3 से 5 हज़ार, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 3 से 5% से ज्यादा नहीं, उसमें धीरे धीरे आपको, और वो भी आपको इकट्ठा नहीं खरीदना, उसमें भी आप महीने 2 महीने में उतार चढ़ाव देखें और फिर खरीदें, और ये आपका ब्रोकर आपको खरीद के अपने डीमैट में आपको देगा। राइट, तो चलिए, ये हमने आपके लिए एक और तरीका आसान बनाया, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है।